हाँ जी जी। तो अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की, जो कि हमें कॉस्ट शीट में तो मैटर करेंगे ही करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट में भी इनका बहुत बड़ा रोल आता है, राइट? चीज़ों को जनरल वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लो ऊपर सम स्पेशल पॉइंट्स। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, लेट अस सी कि आपका ब्रेन क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एक वर्ड है कैरेज इनवर्ड्स एंड एक वर्ड है कैरेज आउटवर्ड्स। ठीक है, अब आप सोचो जरा कि कैरेज, ये दोनों वर्ड आपने पढ़े हुए हैं, ये कब खर्चा होता है? कैरेज इनवर्ड का कब होता है? इसका मतलब क्या होता है? कोई आप खर्चा पे करो किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इनवर्ड सामान लाने के लिए, वो होता है ना कैरेज इनवर्ड। मतलब ये आप सीधा हिसाब लगाऊं मैं, तो बायर से सामान लाई मैं अपने प्रीमाइसेस तक, वो हो गया कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या होगा? मेरा प्रोडक्ट कस्टमर की जगह पर जाए, वो होगी कैरेज आउटवर्ड। अब मीनिंग आपको क्लियर है? अब आप जरा दिमाग पर जोर लगा कर बताओ कि इन दोनों की कॉस्ट शीट में जगह कहां कहां पर होनी चाहिए। लेट अस चेक क्या आता है आपके दिमाग में। अच्छा, कैरेज इनवर्ड की अगर मैं बात करूं, तो ये खर्चा होता है रॉ मटेरियल को अपनी जगह तक लाने वाला, है ना? अब सोचो सोचो, क्या ये डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट बनेगा या ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा? अब दिल क्या कह रहा है? शायद बचपन में कहीं ये चीज पढ़ी थी कि ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन आर कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। याद आई लाइन? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आप एक एंट्री करते होते थे कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आप फटाफट से वहां पर वेजेस काट कर बोलते थे यहाँ पर मशीनरी आना चाहिए, क्योंकि ये वेजेस किसके लिए पे किए हैं? मशीनरी के लिए, राइट? आप सोचो जरा, फिर कैरेज इनवर्ड का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? कैरेज इनवर्ड हम पे कर रहे हैं रॉ मटेरियल को अपनी जगह तक लाने के लिए। इट मींस वो सारे खर्चे किसके लिए हो रहे हैं? रॉ मटेरियल के लिए हो रहे हैं। अभी तो बेचारा पहुंचा ही नहीं हमारी जगह तक, तो फैक्ट्री ओवरहेड तक वो कैसे चला जाएगा? नहीं जा सकता ना, क्योंकि फर्स्ट कंफ्यूजन मुझे पता है माइंड में फैक्ट्री ओवरहेड की आती है सबके, क्योंकि आपको लगता है कि ये एक्सपेंस है इनडायरेक्ट वाला। नहीं, आई होप आई एम क्लियर। तो कैरेज इनवर्ड क्लियर मीनिंग कि दिस इज द एक्सपेंस विच इज पेड टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल टू अवर प्रीमाइसेस। तो ये सारे खर्चे किस में ऐड होंगे? तो दीज आर एडेड इन द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये चीज हम यहां पर भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में कैरेज इनवर्ड का पॉइंट देखकर वो कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको पता होगा किसकी जगह सबसे टॉप पर है। ये मटेरियल की कॉस्ट का ही पार्ट माना जाता है। याद आ गया होगा, आपको अकाउंट्स में पढ़ते होते थे, राइट? तो एंड व्हाट अबाउट कैरेज आउटवर्ड? अब कैरेज आउटवर्ड कब पे की जाती है? जब आपका गुड तैयार होकर बिक चुका होता है, कमिटमेंट हो चुकी होती है, आपने उसको जगह पर पहुंचाना है कस्टमर की, इट इज कैरेज आउटवर्ड। तो दिस इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो इसका हेड कौन सा होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्लियर हो गया? सो कैरेज इनवर्ड क्लियर कट मटेरियल की कॉस्ट का ही पार्ट बन जाएगा, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बनेगा, राइट? अब चलते हैं नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक पैकिंग का पॉइंट। ठीक है, इसमें आपको दो तरह की पैकिंग मिलेगी क्वेश्चंस में। एक होती है प्राइमरी पैकिंग, एक होगी सेकेंडरी पैकिंग। अब सोचो, किसी भी प्रोडक्ट की दो तरह की पैकिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कैसी होगी? अब आपको पता है कि कुछ चीजों की मजबूरी ऐसी होती है कि उनको एक बेसिक पैक चाहिए होता है कस्टमर की कह लो कि यूज को इजी करने के लिए। अब जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट आपको किस में मिलती है? एक ट्यूब में मिलती है, क्योंकि वो कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए है। आपको कभी देखा डिब्बों में पेस्ट मिलती हो? नहीं होता ना। कोक हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हो, वो क्या होता है? वो बेसिक एक कांच या प्लास्टिक की बोतल में आती है, उससे से आपको फैसिलिटेशन होती है ना कि आप उसको कंज्यूम कर सको। ठीक है, तो प्राइमरी पैकिंग मतलब जो बेसिक प्रोडक्ट को एक कवर देने के लिए नेसेसरी होती है, वो होती है प्राइमरी पैकिंग।
तो सेकेंडरी पैकिंग क्या होगी फिर? सेकेंडरी पैकिंग मतलब जैसे अब कोल्ड ड्रिंक की अगर मैं बात करूं, अगर कोल्ड ड्रिंक क्रेट्स में बिक रही है तो दैट इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी पैकिंग। वो पैकिंग प्रोडक्ट की डायरेक्ट कंजम्पशन में हेल्प नहीं कर रही है, वो कर रही है सेल्स को इजी करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को इजी करने के लिए। गॉट द पॉइंट? तो अब आपको क्लैरिटी हो गई मीनिंग की, तो अब आपको जगह भी ढूंढनी इजी है। अब प्राइमरी पैकिंग की जगह सोचो पूरी कॉस्ट शीट में कहाँ है। ये रही आपके सामने कॉस्ट शीट। अब आप ढूंढो। यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल नहीं है बिकॉज आवर मेन पर्पस इज नॉट टू प्रोड्यूस दैट प्लास्टिक बॉटल, बट आवर मेन पर्पस इज टू प्रोड्यूस दैट कोल्ड ड्रिंक। लेबर काट दो, डायरेक्ट एक्सपेंस काट दो, है ना। अब इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स में चलते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है? फैक्ट्री में। पैकिंग कहाँ पर होनी है? फैक्ट्री में। बट द मोस्ट सुटेबल हेड हियर इज दिस एरिया। ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड में जो मतलब फैक्ट्री कॉस्ट तक भी पहुंचते हैं ना, तो ये भी क्या है, जो चीज आप बेच रहे हो, आप पूरा फोकस करो, आप कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, आप प्लास्टिक की बोतल नहीं सेल कर रहे हो, वो मजबूरी है उसमें डालना। ठीक है, हो सकता है आप वो खरीद कर सीधा उसमें कोल्ड ड्रिंक ऐड करो, खुद वो प्लास्टिक बॉटल नहीं बना रहे हो। तो इसकी बेस्ट जगह कहाँ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का उसको पार्ट बनाना। तो दिस इज द एरिया वेयर यू विल ऐड प्राइमरी पैकिंग। ओके जी, चीज यहां पर बन गई है। ये खर्चे हैं जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड, इसके बिना वो यहां से बाहर नहीं जा सकती कोल्ड ड्रिंक। तो दिस इज द बेसिक एरिया वेयर यू विल ऐड प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंस एज वेल। गॉट इट? तो प्राइमरी पैकिंग को हम क्या लिखेंगे? इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं जब भी कभी ऐसे लिखूं ना कि फॉर्म पार्ट ऑफ, तो इट मींस जिसका भी मैंने पार्ट बनाने को बोला है उस स्टेप से पहले आपको इसको ऐड करना है। फैक्ट्री कॉस्ट में नहीं आएगा, माइंडेड। फैक्ट्री कॉस्ट में प्रोडक्शन के तक के खर्चे, एग्जैक्ट प्रोडक्शन के उस चीज के, लेकिन ये चीज है जो फैक्ट्री से बाहर प्रोडक्ट को लाने के लिए काम आएगी। तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर प्राइमरी पैकिंग। एंड सेकेंडरी का तो कोई पंगा ही नहीं है, सेकेंडरी तो है ही डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को इजी करने के लिए। तो अगेन इट विल बी कवर्ड अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके जी, सो दिस वाज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट कि पैकिंग प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग है, उनकी प्रॉपर जगह कहां पर है। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप आता है, थर्ड पॉइंट हमारा एक आता है स्क्रैप का। ये बिल्कुल अलग है। स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप होता है जब कोई हमारी चीज़ खराब हो जाती है और हमारे काम की नहीं रहती तो वो वेस्ट हो जाती है। एंड स्क्रैप वैल्यू होती है अगर उस चीज़ के बदले हमें थोड़े बहुत भी पैसे मिल जाएं, जैसे घर की रद्दी। न्यूज़पेपर लेते हैं हम, पूरी कॉस्ट पे करते हैं, वंस इट इज़ डन, जब वो पुराना हो जाता है वो रद्दी के प्राइस पर बिकता है। एंड बहुत सारी जब अखबारें इकट्ठी हो जाती है तो थोड़े से पैसे उनके मिलते हैं, लेकिन जिस दिन वो देख मिलते हैं ना, उस दिन बड़ी खुशी होती है कि यार ये तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई आज की, है ना। वो होती है स्क्रैप वैल्यू। अब ध्यान से सोचो, अब बिजनेसमैन है जो, वो भी जब काम करता है तो उसका भी तो स्क्रैप जनरेट होता है, बिल्कुल होता है। अब मान लीजिए कोई टेलर है ना, वो टेलर क्या करता है, वो कपड़ा बाय करके आपको ड्रेसेस स्टिच करके देता है। एक तो टेलर होता है ना कि हम अपना सूट ले गए जो उसने स्टिच करके दे दिया, एक होता है जैसे रेडीमेड गारमेंट का जिसका काम होगा, वो कपड़ा बाय करेगा, फिर उसको स्टिच करेगा, फिर आपको सेल करेगा। अब जब कपड़ा स्टिच होता है तो उसकी वो साइड पे थोड़े कपड़े नहीं बचते आफ्टर कटिंग, वो लीरे सी बच जाती हैं, वो क्या है, तो स्क्रैप ही है। एंड दैट इज रीसेलेबल। ठीक है ना, जो वो लीरें होती हैं वो हमेशा वेस्ट नहीं होती हैं, उसको कई बुटीक्स वाले ले जाते हैं छोटे मोटे डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो वो कई बारी वो भट्टियां जलाने के भी काम आती है, तो मतलब इट हैज अ स्क्रैप वैल्यू। अब मेरा पॉइंट क्या है, स्क्रैप जो है ये भी 2 स्टेजेस में जनरेट होता है। इट कैन बी जनरेटेड इन 2 स्टेजेस। हो सकता है आपका रॉ मटेरियल की स्टेज पर ही स्क्रैप जनरेट हो जाए, हो सकता है आपका ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये जनरेट हो। ठीक है जी,
कुछ भी हो सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने कपड़े की एग्जाम्पल ली। अब कई मीटर स्थान आप लेकर आए, मान लीजिए कोई बंदा है, वो, अब मैं छोटी कैलकुलेशन इजी करने के लिए छोटी एग्जांपल लेती हूँ। 100 मीटर्स ऑफ क्लॉथ लेकर आता है एंड उसका 20 रुपये प्राइस है, इट मीन्स वो 2000 रुपीज का कपड़ा लेकर आया। अब आपको पता है कि नॉर्मल लॉस होता है हर बिजनेस में। जब आप इतना बड़ा थान लेकर आते हो तो ये भी एक्सपेक्टेड होता है कि हो सकता है कहीं बीच में कोई ऐसा पोर्शन आ जाए जहां पर कोई होल हो कपड़े में, या फिर डिजाइनिंग में मिस प्रिंटिंग सी हो जाता है ना कई बार ऐसा कि कपड़े के अंदर मिस प्रिंटिंग सी हो जाती है। तो हर एक बिजनेसमैन को पता होता है कि उसके काम के हिसाब से, उसकी नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से उसका क्या नॉर्मल लॉस है। अब अगर मान लीजिए इस बंदे को पता है कि जितना भी वो कपड़ा बाय करता है ना, उसका जो 10% कपड़ा है ना, वो हमेशा जो है वो खराब निकलता है। तो दैट मीन्स उसको इतना आइडिया था कि 10 मीटर्स कपड़ा उसका खराब निकलेगा, एंड ये जो 10 मीटर्स खराब निकलता है ना, वो इसका बिक जाता है, ये इसका बिक जाता है। अब मान लीजिए वो 2 रुपए के हिसाब से बिक जाता है, आया 20 का है तो 2 रुपए के हिसाब से मान लेते वो बिकता है, तो उसको इनकम हो गई 20 रुपए की। अब ये इनकम है, सोचकर देखो, ये बिका है उसका कपड़ा। अब जब वो कपड़ा लाया था 2000 का, उसको उसमें से 20 रुपए की इनकम होगी उसी कपड़े को बेच के, ठीक है। तो नेट अगर मैं बोलूं उसको खर्चा कितना पड़ा, तो आप बोलोगे कि मैम उसको 1980 रुपीज नेट एक्सपेंस पड़ा। कितने मीटर कपड़े का? 90 मीटर्स कपड़े का, है ना। मैं नॉर्मल लॉस का केस लेकर चल रही हूँ कि 90 मीटर के अल्टीमेटली उसको कितनी कॉस्ट पड़ी है? 1980। अब ये भी एक स्क्रैप था जिसकी एक रियलाइजेबल वैल्यू थी, एंड ये रियलाइजेबल वैल्यू का ट्रीटमेंट क्या है? ये माइनस होनी है, क्योंकि हम खर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इनकम कर रहे हैं, तो स्क्रैप की इनकम है, ठीक है। एक ये एस्पेक्ट हो गया। अब मैं चलती हूँ आगे। जब उसने 90 मीटर कपड़े की कटिंग वटिंग की, तो मतलब उसको ना यहाँ से जितनी भी वो लीरें, जो जो छोटे छोटे कपड़े थे वो बचे ना, उनके बदले इसको 100 रुपया मिल गया टोटल। मानना ही है, मान लेते हैं। उसको 100 रुपीज रियलाइज हुए फ्रॉम द सेल ऑफ दैट स्क्रैप क्लॉथ विच वॉज जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या था? कटिंग। कटिंग के दौरान उसको 100 रुपये रियलाइज हुए। अब आप देखो दोनों की लोकेशन अलग अलग है ना, पॉइंट नजर में आ गया आपकी। अब ये इनकम है पहली बात, तो इट विल बी हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट इन कॉस्ट शीट, ये मेरी कॉस्ट को कम करेगा। अब मैं फिर से ऊपर चलती हूँ। अब आपके सामने ये कॉस्ट शीट है। अब आप मुझे बताओ कि ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप क्या होगा? दो अलग अलग जगह पर है, अलग अलग ट्रीटमेंट ही होने चाहिए। तो जो तो डायरेक्ट मटेरियल ही खराब होकर उसी स्टेज पर बिक गया था, तो उसकी बेस्ट जगह क्या है? यहाँ पर। आप यहीं पर एक्सपेंस कितना डालोगे? 1980 का, क्योंकि वो बेचारा कपड़ा जो 10 मीटर है वो तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक पहुंचा ही नहीं, वो तो मतलब मटेरियल की स्टेज पर ही, रॉ मटेरियल की स्टेज पर ही खत्म हो गया ना, वो तो वहीं पर बिक गया। दैट मीन्स that is the best head where you have to subtract the realizable value of scrap. Am I right? Right. अब जो हुआ ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब सोचो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहाँ पर होता है? फैक्ट्री में होता है। अब फैक्ट्री में हम फैक्ट्री के खर्चे यहाँ से ऐड करने शुरू किए थे, यहाँ पर तो हमने मेन खर्चे ऐड करने थे क्योंकि ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है। अब जो हमें रेजिडुअल इनकम मिल गई वो कहाँ पर एडजस्ट होगी? यहाँ पर। फिर से फैक्ट्री कॉस्ट इफेक्ट नहीं होगी, अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हेड हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा वो खर्चे डालते हैं जिनको हम फैक्ट्री से लिंक तो रखते हैं लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट से लिंक नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस करेंगे एंड नेट दिखाएंगे कि हमें अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ी, ठीक है जी। सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो यू जस्ट कंप्लीट योर नोट हेयर ऑल्सो। जब रॉ मटेरियल का होगा तो यहाँ पर आप लिखना कि वैल्यू रियलाइज्ड
विल बी डिडक्टेड। ठीक है, यहाँ पर डिडक्टेड वर्ड को हाईलाइट कर लेना, नहीं तो भूल मत जाना, हमें हर चीज को ऐड करने की आदत होती है। ये स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू है। डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल itself एंड यहां पर कहाँ आएगा, इट विल बी डिडक्टेड while calculating cost of production। ठीक है जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिडक्टेड while कैलकुलेटिंग, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले ही माइनस करके हम नेट देखेंगे हमें अल्टीमेटली प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी पड़ी। ठीक हो गया, तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू नाउ। तो दीज वर 3 स्पेशल पॉइंट्स जो कि नॉर्मली क्वेश्चन हर बार कवर करता है एंड इनके ऊपर ग्रिप होनी बड़ी जरूरी है। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो you just inform me. I am there to resolve each and every query of yours। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे बताओ, एंड अगर इससे बियॉन्ड आपके दिमाग में कोई पॉइंट आता है तो भी मेरे साथ डिस्कस करो, आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, क्योंकि मुझे जब दूसरों से सीखने को मिलता है तो ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस जो करने वाली हूँ आज की बेसिक क्लास में, वो आप पढ़ के आपको सुन के बड़ा मजा सा आएगा कि हाँ ये तो हमारे बचपन की यादें ताजा करवाने वाला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? टाइप्स ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अब हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं और हम बेसिक कॉस्ट की नेचर की बात ना करें तो बात जरा जमती नहीं है ना। चलिए अच्छा, आप मुझे अब सोचकर बताइए, अपने दिमाग में सोचिए कि बचपन में हमने कितने टाइप के कॉस्ट पढ़ी थी। मैम हमने एक पढ़ा था कि एक फिक्स कॉस्ट होती है, वेरी गुड। एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरी गुड। एक सेमी वेरिएबल भी होती है, अरे वाह, आपको याद है? यस, एक और भी होती है, पता है आपको? इसका नाम होता है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। शायद फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स में कहीं कोने में ये छुपा हुआ था पॉइंट, शायद याद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट डोंट वरी, टुडे वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? मैम द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जाम्पल, रेंट ऑफ द फैक्ट्री। ये अगर आपके माइंड में आया है तो ये इनकम्प्लीट है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट की पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। यस मैम, ये बोलना ही था बस, है ना, मुझे पता है, क्योंकि नॉर्मली सब यही आंसर देते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से, इसको आपको मुझे पता है मीनिंग पता है, आपको एग्जाम्पल से भी झट से पता चल जाएगा, बट मेरा मकसद कहीं आपको किसी और लेवल पर लेकर जाना है, तो प्लीज बी विद मी, ओके? ये मत सोचना कि ये तो आपको आता है। तो फिक्स कॉस्ट मैं दोबारा से अपने वे में आपको बता रही हूँ क्या होती है। वो कॉस्ट जो आउटपुट से जिसका कोई लेना देना ना हो, वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं रेंट की। ठीक है, तो यहां पर पहले हम इसका मीनिंग लिखते हैं, द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड irrespective of the level of output is known as fixed cost। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लिख लो, फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। मान लीजिए ये है मेरी आउटपुट एंड ये है मेरी टोटल कॉस्ट। मैंने 100 यूनिट बनाए तो भी कॉस्ट 1000 थी, मैंने यूनिट्स को डबल कर दिया तो भी कॉस्ट 1000 है। दिस इज द बेस्ट न्यूमेरिकल वे टू एक्सप्रेस दिस। ठीक है, अब इसके साथ आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ द फैक्ट्री या मैनेजर्स सैलरी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जो मैं जहां तक मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ। आउटपुट बदली लेकिन टोटल कॉस्ट नहीं बदली, वो होती है फिक्स कॉस्ट। अब देखो,
टोटल पे मैं फोकस कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर एक स्टार लगाकर लाइन लिखोगे जिसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये अभी आपको 2 मिनट के अंदर समझ आ जाएगी। तो आप लिखो यहाँ पर कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम इन टोटलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये टोटल में ये सेम रहती है, क्योंकि जैसे मैं इसको पर यूनिट करूंगी, आपके सामने पर यूनिट करके देखो, ऊपर वाले केस में क्या आएगी 10, नीचे वाले में केस में क्या आएगी 5। कभी नहीं बोलना फिक्स कॉस्ट, कभी पर यूनिट हम बोलते ही नहीं है, बिल्कुल इलॉजिकल बात होती है। मुझे पता है आपने बचपन में ग्राफ किया था एवरेज फिक्स कॉस्ट का, जिसका ग्राफ ऐसे जाता था, हमने नहीं बोलना। कॉस्ट, बीइंग अ कॉस्ट स्टूडेंट याद रखना, फिक्स कॉस्ट जो होती है उसका यूनिट्स से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो हम नहीं कहते कि पर यूनिट डाउन जाती है, गलत है ये, इसकी इंटरप्रिटेशन रियल लाइफ में सेंसलेस है। ठीक है, आपको हमेशा फिक्स कॉस्ट की बात किस में करनी है, टोटल में करनी है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, विच चेंजेस विद आउटपुट, है ना, आप यही बोलते हैं ना। तो आप यहां पर क्या स्पेशली हाईलाइट करोगे, द कॉस्ट विच चेंजेस इन सेम प्रोपोर्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सेम प्रोपोर्शन में चेंज होती है एज आउटपुट चेंजेस। अब एग्जाम्पल बोलूंगी तो आप बोलोगे मैम मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल डेफिनेटली, डायरेक्ट लेबर डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट बनाऊंगी तो खर्चा होगा, नहीं बनाऊंगी तो नहीं होगा। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चलिए लिखते हैं। यहां पर आई आउटपुट 100 यूनिट्स पर मेरा यहां पर, अब देखना टोटल कॉस्ट 1000, 200 यूनिट्स पर ये खर्चा 2000। ठीक है, अब जब आपने बोला कि आउटपुट के चेंज होने से ये चेंज होती है, तो यहां पर लगता है कि हाँ ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अब ऐसे जज नहीं करना आपको क्या करना है, आपको पर यूनिट टेस्ट लगाना है। ठीक है, पर यूनिट टेस्ट मतलब क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने तभी हाईलाइट किया था सेम प्रोपोर्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पर यूनिट टेस्ट लगाते हैं कि क्या ये पर यूनिट सेम रहती है। तो यहां पर अब पर यूनिट चेक करो, 1000 डिवाइडेड बाय 100 विल गिव यू 10, 2000 divided by 200 will again give you 10. That means per unit remains the same. That is variable cost. ठीक है, तो यहां पर आप फिर से स्टार लगाकर लिखो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट remains same. क्लियर हो गया? गुड। अब ये चीजों के ऊपर मैंने इतना फोकस क्यों किया, इतना हाईलाइट क्यों किया, बिकॉज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी टू बी कवर्ड हियर इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है मैम, वो कॉस्ट जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। बिल्कुल ठीक, तो कुछ पार्ट फिक्स्ड बाकी का वेरिएबल, ये बोलना उससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, सम पार्ट इज फिक्स्ड, रेस्ट इज वेरिएबल। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होती है, हमारे घर का लैंडलाइन का बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल। उसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आप 6 महीने के लिए कहीं फॉरेन कंट्री चले गए हैं, घर में लॉक लगा हुआ है, तो भी बिजली का बिल आता है। क्यों, क्योंकि उसमें बेसिक मीटर रेंट इंक्लूडेड होता है, वो आना ही आना है, जो कि फिक्स कैटेगरी का हो जाता है। वेरिएबल बाकी जितना आप यूज करते हो, लैंडलाइन बिल भी ऐसे ही होता है ना, पर मंथ प्लान होता है, मिनिमम इतना आना ही आना है, बाकी जितनी आप कॉल्स करते जाओगे उतना चार्ज होगा। दिस सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसकी आप पहले फुल फॉर्म लिख लो पूरा, इसकी डेफिनेशन कि सम पार्ट इज फिक्स्ड एंड रेस्ट इज वेरिएबल। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि लैंडलाइन का बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अब देखना इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं
कि ये आउटपुट है मेरे पास 1000 यूनिट्स, सॉरी हम 100 की एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो इसको 100 ही करते हैं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी हमारी। फिर एक सेकेंड, and here I write total cost as 1000, at 200 it becomes 1500। ठीक है, अब ये है केस ऑफ सेमी वेरिएबल, मैं आपको खुद बता रही हूँ, लेकिन हमने सीखना क्या है जिसके लिए मैं ऊपर इतना ज्यादा फिक्स एंड वेरिएबल की नेचर के ऊपर फोकस करी थी, वो अब आपके काम आएगा। मान लीजिए मैंने सिर्फ ये आपके सामने रखी सिचुएशन, बाकी मैंने काट दिया, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन, एंड यहाँ पर मैंने आपको इतना डाटा देने के बाद बोला कि बेटा मुझे ये जो टोटल कॉस्ट है ना, इससे गेस करके बताओ कि इसकी नेचर क्या है, इस खर्चे की नेचर क्या है, क्या ये फिक्स है, क्या ये वेरिएबल है, क्या ये सेमी वेरिएबल है, मुझे प्लीज बताना। अब आप लोग देखोगे कि यार आउटपुट चेंज हुई है तो टोटल कॉस्ट तो चेंज हो गई है, इसका मतलब ये फिक्स तो नहीं है, ठीक है। अब आपके सेकंड पॉइंट रहेगा, मैम ये वेरिएबल कॉस्ट है, आएगा ना, क्यों? क्योंकि आउटपुट के चेंज होने से टोटल कॉस्ट चेंज हो गई। सिर्फ इतनी बात देखते ही अगर आप वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर अपनी यस बोल देते हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमने सीख लिया है कि किसी भी कॉस्ट को वेरिएबल हम तब बोलेंगे जब पर यूनिट टेस्ट पास करेगा वो, ठीक है। तो अब मेरे साथ साथ आप स्टेप्स नोट करो। कोई भी कॉस्ट की जब हमने जजमेंट करनी है कि इसकी नेचर क्या है, तो सबसे पहले आप कौन सा टेस्ट नंबर 1 लगाओगे? दैट इज टेस्ट नंबर 1 इज टोटलिटी टेस्ट, टोटलिटी टेस्ट फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। अब उसका टेस्ट क्या था? टोटल चेक करो, क्या आउटपुट के चेंज होने से टोटल चेंज हुआ? हो गया, इट मींस इसने टोटलिटी टेस्ट पास नहीं किया, फेल हो गया ये, तो इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। सेकंड स्टेप में अब हमने क्या करना है? टेस्ट नंबर 2 लगाना है। इसमें हमने क्या करना है? क्या पर यूनिट सेम रहता है? मैंने वैसे लिखा जैसे मैंने बोला, क्योंकि मैं बार बार जितने भी कॉस्ट पढ़ाऊंगी ना, ये चीज बड़े ही काम की है। आपको कितने चैप्टर्स में सिर्फ ऐसे ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि खर्चा है कौन सी नेचर का। तो आज अगर सीख लिया तो मतलब आपका बेस फुल फ्लेज तैयार है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमने कौन सा चेक लगाना है? टोटल का चेक। टोटल का चेक मतलब टोटल्स सेम रहते हैं? नहीं रहते, तो चलो छोड़ो, सेकेंड स्टेप पर चलते। क्या पर यूनिट सेम रहता है? अब पर यूनिट में चेक करो, व्हेन आई विल डिवाइड 1000 विद 100 आई विल बी गेटिंग 10, बट व्हेन आई विल बी डिवाइडिंग 1500 विद 200 आई विल बी गेटिंग 7.5। पर यूनिट सेम नहीं आ रहा, क्रॉस मार दो, इट मीन्स ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो थर्ड कैटेगरी क्या बची? दैट मीन्स दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज अ केस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो पता चल गई। अब मैंने आपको बोला बेटा क्या आप मुझे इसमें से कितना पोर्शन फिक्स है और कितना वेरिएबल है, क्या आप मुझे निकाल कर बता सकते हो कि कितना? जैसे हमने बोला कि सम पार्ट इज फिक्स्ड एंड अदर इज वेरिएबल, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फिक्स पार्ट एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेरिएबल पोर्शन ऑफ दैट एक्सपेंस? तो हम इसको अभी करना सीखते हैं, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल आपके सामने लॉजिकली प्रूव करूंगी एंड एंड पे हम एक फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि ये तो कोई चीज ही नहीं थी, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाली हूँ। अब पहले मैंने इसको उठाया, फर्स्ट स्टेज को उठाया, मैंने देखा 100 यूनिट पे 1000 का खर्चा टोटल है। अब ये टोटल खर्चे में मुझे पता है कि कुछ पोर्शन फिक्स है, कुछ पोर्शन वेरिएबल है, ठीक है। 200 के लेवल पर भी ये स्टोरी है ना कि इस 1500 में कुछ पोर्शन फिक्स है, बाकी का वेरिएबल है, मुझे बाइफर्केशन करनी है। अब ये मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं XY मेथड से करती हूँ। तो अब मैंने क्या सोचा, एक तो मुझे फिक्स पोर्शन निकालना है, तो लेट फिक्स कॉस्ट बी X
वेरिएबल कॉस्ट, अब मैं इसको वो लिखूंगी जो मुझे चाहिए। फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में होती है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट में होता है। इसको मैं मानूंगी x एंड y रिस्पेक्टिवली। अगर मैं अकेला लिख दूं ना फिक्स कॉस्ट भी x वेरिएबल कॉस्ट भी y, देखना क्या गड़बड़ होगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं फिक्स कॉस्ट भी x वेरिएबल कॉस्ट भी y, पहली इक्वेशन तैयार। फिक्स कॉस्ट भी x वेरिएबल कॉस्ट भी y, दूसरी इक्वेशन तैयार। लो जी, ये तो सीधा ही कट गए, स्टोरी खत्म हो जाएगी, है ना। तो नेचर के हिसाब से बात करेंगे, फिक्स कॉस्ट इन टोटल x, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट y। अब पहली क्वेश्चन पे काम करते हैं। अब इसमें फिक्स पोर्शन तो x अमाउंट निकलनी है, वेरिएबल क्या है पर यूनिट। अब मुझे पता है 100 यूनिट्स, ये देखो ये आपके सामने सिचुएशन है ना, 100 यूनिट है ना, 100 यूनिट्स हैं, पर यूनिट वेरिएबल खर्चा कितना आता है y। तो इट मीन्स ये दोनों खर्चे मिलाकर मेरा 1000 रुपये खर्चा आया। क्लियर। अब वही आउटपुट डबल हुई तो फिक्स खर्चा तो फिर भी एक्स ही रहेगा ना, आपने मीटर डबल घुमाया, मीटर डबल चलाया, ठीक है ना, बिजली के बिल की बात करती हूँ, लेकिन मीटर रेंट तो एक्स ही रहना ना। अब आपने 200 यूनिट कंज्यूम किए बिजली के, पर यूनिट बिजली का बिल था वाई, तो टोटल बिल आ गया 1500। ठीक हो गया, दो इक्वेशंस तैयार। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, चेंजिंग द साइंस, ये एक्स एक्स है ये कट जाएंगे, तो ये क्या आ गया -100y -500 कट गया, y is going to be 500 by 100 that is 5। y था क्या, y था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो किसी एक इक्वेशन में डालते हैं, वहां से x निकाल लेते हैं, तो x प्लस 100 into 5 is equal to 1000। x will be 1000 minus 500 500। This is my final result कि फिक्स कॉस्ट इज 500 रुपीज, क्योंकि टोटल में आनी थी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹5। ये मैंने निकाल लिया। अब आप चेक करके देख लो, किसी एक में डाल के देख लो। अगर मैं बोलूं 100 यूनिट का खर्चा, क्योंकि अभी हमने इन्हीं में से तो निकाला है, तो नजर आ रहा है 500 रुपये तो फिक्स था, 100 यूनिट ने 5 रुपए के हिसाब से खर्चा कराया, तो 500 ये बन गया, टोटल बन गया बिल 1000। जब आपने 200 यूनिट कंज्यूम के बिजली के, 500 मीटर का रेंट था, प्लस 200 यूनिट के हिसाब से 1000 बिल वेरिएबल पोर्शन का बना, टोटल बिल आ गया 1500। अगर अब मैं पूछूं बेटा मैं अगर मान लो 250 यूनिट कंज्यूम करती हूँ तो मेरा बिल कितना आएगा, तो आप कितना इजी आपके लिए बताना, आप बोलोगे 500 रुपया मीटर रेंट प्लस 250 यूनिट कंज्यूम करोगे तो 250 इंटू 5 दैट इज 1250 रुपये आपका वेरिएबल पोर्शन प्लस 500, तो टोटल बिल आपका आएगा 1750 रुपया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो दिस इज द वे टू ब्रेक अप सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स पोर्शन एंड वेरिएबल पोर्शन, राइट। वैसे तो इसको ब्रेक करने के और भी मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड भी है हमारे पास, लेकिन वो सब चैप्टर 1 थ्योरेटिकली कवर करता है। जब भी आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, आपका फर्स्ट अप्रोच इस यही होगी। और हाँ, एक्स वाई मेथड आप भूल सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इसका शॉर्टकट। अब आप ध्यान से नोटिस करना, अल्टीमेटली मेरा जो सोल्यूशन था वो फर्स्ट इंस्टांस पर मुझे यहाँ पर आके मिला था ना, ठीक है। इसी के बाद मैं यहाँ पर पहुंची थी कि 500 की ये फिगर आई थी। अब ये y क्या था, y था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 500 क्या है, नोट करो, ये 1000 और 1500 का गैप था, ये 1000 1500 क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। 100 से डिवाइड किया तो 100 क्या था, 200 और 100 का गैप, 200 और 100 क्या थे, आउटपुट, दैट इज चेंज इन आउटपुट। तो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला। तो इट इज अ स्ट्रेट अवे शॉर्टकट। जैसे मान लो मैंने अब आपको ये एग्जांपल दूं, आपको नेचर पता चल गई कि ये सेमी वेरिएबल कैटेगरी है। अब आपको मैं बोलूं वेरिएबल कॉर्पोरेशन निकालो, तो आप इसको ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। आप क्या करोगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट आपके माइंड में आएगा 500 डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट 100, दैट मीन्स 5 रुपए।
आ गया 5 रुपए पर यूनिट। अब 5 रुपए पर यूनिट को आप फिर इसके अंदर घुस डाल के देखोगे कि 1000 टोटल कैसे बना है, पर फिर भी बात आ जाती है, क्लियरली लिखना कि 1000 में फिक्स पोर्शन भी है, वेरिएबल पोर्शन भी है, एंड वेरिएबल पोर्शन 5 रुपए निकला है तो ये निकलेगा, एंड टोटल इज 1000, वहां से आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। I hope I am clear. तो this was a very basic information on the types of cost. तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती ताकि आपको अच्छे से मेरी लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओ। तो व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? द कॉस्ट जिसका हम टोटलिटी टेस्ट लगाते हैं। आउटपुट के चेंज होने से अगर वो टोटल कॉस्ट सेम रहे तो वो फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो जो पर यूनिट सेम रहे। सेमी वेरिएबल तब हम पहुंचते हैं जब वो फिक्स कॉस्ट का टेस्ट भी पास ना करे, जब वो वेरिएबल का टेस्ट भी पास ना करे तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। अगर जरूरत पड़े उसको बाइफरकेट करने की तो वी हैव अ शॉर्टकट फॉर्मूला आल्सो। ना याद आए शॉर्टकट फॉर्मूला तो XY मेथड लॉजिकल वे में तो आपके सामने है। यू हैव टू नोट ईच एंड एवरीथिंग सो दैट कल को जब आप इस नोटबुक को उठाओ आपको ऐसे बेसिक से बात सारी क्लियर हो कि हम, वही बात मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि रट्टा एक जगह भी पर भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी रट्टे वाली बात नहीं है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है ना? तो आई होप आई एम क्लियर एट दिस स्टेप ऑल्सो. So the last thing what I have to discuss in this video is the other type of cost, which is step fixed cost. ये एक कैटेगरी है खर्चों की ऐसी जो कि आप रूटीन में शायद आपने ये ना पढ़ी हो। देखो इसका नाम क्या है, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब इसकी नेचर तो फिक्स वाली ही है लेकिन स्टेप्स की फॉर्म में। स्टेप्स क्या होता है? पौड़ी, है ना, लेडर जिसको हम बोलते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई खर्चा ऐसा है दैट आई हैव टू हायर गोडाउन, ठीक है, जहां पर मुझे अपने जो वीट के बैग्स हैं उनको स्टोर करना पड़ता है। तो 1 से लेकर 100 तक एक रूम की कैपेसिटी है, ठीक है। तो उस रूम का जो मुझे रेंट है ना वो पड़ता है ₹1000, ठीक है। मतलब एक रूम है जिसमें 100 बैग तक आप स्टोर कर सकते हैं एंड उस रूम का रेंट है 1000। अब आपको पता है ये फिक्स कॉस्ट है, चाहे मैं 1 बैग रखूं चाहे 100 रखूं, खर्चा तो मुझे 1000 का पड़ गया। अब मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है 121 बैग्स की, दैट मीन्स अब मुझे इस रेंज से बाहर जाना पड़ा। अब जब मैंने इस रेंज को क्रॉस किया तो मुझे फिर से एक और रूम देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए सेम पैरेलल ही एक और रूम था। अब इसका मतलब 101 बैग से लेकर अगर मेरी रिक्वायरमेंट 200 बैग्स की है तो मुझे एक रूम फिर से एक और रेंट पर लेना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब आप सोचो कि 121 बैग अगर मेरी रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को रेंट का कितना खर्चा पड़ गया? 2000 पड़ गया ना, क्योंकि ये बेसिक एंड इसके ऊपर मेरे को ये रेंज में खर्चा पड़ गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर मान लो मेरी रिक्वायरमेंट 99 की हो तो मैं इसी रूम में गुजारा कर लूंगी। जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी मुझे इसको ऐड ऑन करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं फिक्स कैरेक्टर है बट इट इज वेरिंग विद द आउटपुट। समझ रहे हो ना? आउटपुट के साथ ये वेरी कर रही है बट नेचर क्या है इसकी? फिक्स। तो इसका नाम क्या होता है? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैं अगर इसको ड्रॉ करके दिखाऊं आपको कि 1 बैग से लेकर 100 बैग तक तो खर्चा कितना है इस रेंज में? 1000। जैसे ही मैंने इस रेंज को क्रॉस करके मैं ऊपर गई एंड अप टू यहाँ पर आ गया 200, मेरा खर्चा 1000 से और बढ़ गया। फिर जैसे ही मैं इस रेंज को क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर उठ के 300 बैग्स तक की बात करूंगी, मेरा खर्चा फिर से बढ़ गया। एंड जो खर्चा बढ़ता है ना वो टोटल में बढ़ता है, वो वेरिएबल नेचर में नहीं है कि देखो 21 बैग हो तो सिर्फ 21 बैग का खर्चा नहीं पड़ना, खर्चा मुझे पूरे 100 बैग जितना पड़ जाना है। दैट इज स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, द कॉस्ट विच चेंजेस इट्स रेंज व्हेन द आउटपुट चेंजेस इन रेंजेस। अब आप नोट करो यहाँ पर जब मैं आउटपुट लिख रही हूँ तो मैं आउटपुट की रेंज क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। द एक्सपेंस विच चेंजेस विद द चेंज इन द रेंज ऑफ आउटपुट, दैट बिकम्स स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप इसके एग्जाम्पल को नोट कर लेना। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि रेंट ऑफ गोडाउन, तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी एंड इसकी रेलिवेंस भी आपके क्वेश्चंस में बहुत जगह आनी है।
आई होप टुडेज लेक्चर इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें आज पता लगी होंगी. तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, आई एम देयर फॉर यू, राइट. तो चलिए इसके ऊपर पूरी होल्ड बना कर रखना, बिकॉज कल की क्लास में आई विल बी डिलीवरिंग मच मोर देन दिस. एंड यहाँ से मैं मानकर चलूँगी कि ये चीज़ें अब आपको परफेक्टली क्लियर है, करेक्ट. चलिए, सो बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर.